हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हमारी वीडियो है ये क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान के विषय पर बनाई गई वीडियो है, जिसमें आज हम सेशन 2026-27 के एक अभ्यास यानी प्रैक्टिस पेपर को करेंगे, जो कि आपकी मिड टर्म एग्जाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हम आज प्रैक्टिस पेपर करेंगे बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। ठीक है, और ये जो पेपर है आपका, ये शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको अपने मिड टर्म एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अंक 60 नंबर दिए गए हैं, यानी ये प्रश्न जो है, पेपर जो है अभ्यास प्रश्न पत्र 60 नंबर का है, और इसमें जो टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट है। ठीक, ये आगे अगर हम देखें तो ये कुछ डायरेक्शंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य दिए गए हैं। तो ये सभी डायरेक्शन, हम सीधे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा खंड का शुरू होता है। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? पर्वत, महासागर, नदियां। तो ये विकल्प दिए हुए हैं आपको, तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। पर्वत, महासागर और नदियां ये तीनों ही भौतिक मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम लिखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे, मिलान, सही मिलान को पहचानना है। तो यहाँ पर हमें एशिया महाद्वीप में भारत आता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में भारत आता है, क्या यूरोप महाद्वीप में भारत आता है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भारत आता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी एशिया महाद्वीप और भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, कहता है उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 100 वर्षों का कालखंड क्या कहलाता है? ये शताब्दी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से करते हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है। आगे कहता है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है बच्चों ए, ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट, 2019 में चिपको शिव गंगा आंदोलन के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, हिम्मत नेगी। हिम्मत नेगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आगे कहता है कानून तोड़ने पर दंड देने का अधिकार किस संस्था को होता है? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायिका या न्यायपालिका? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक, चलिए आगे कहता है प्रश्न नंबर 8 में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में हुआ था। TN यानी तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर हमें कथन और कारण दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे पहला कथन में हमें दिया गया कि आर्थिक गतिविधियों से आय प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। और व्यापार के लिए कृषि एक गैर आर्थिक क्रिया है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब हमारा ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमसे फिर से कथन और कारण का आ गया है। तो कथन में कहता है राजनीतिक मानचित्र देश, राज्य और सीमाओं को प्रदर्शित करता है। थमेटिक मानचित्र से हमें विशेष प्रकार की सूचनाओं का पता। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए अब आगे देखिए क्या कहता है, पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी जलराशि को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी जलराशि जो होती है बच्चों वो कहलाती है महासागर। क्या कहलाती है? महासागर, ऑप्शन सी। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास पुरातात्विक स्रोत नहीं है? इतिहास का जो पुरातात्विक स्रोत नहीं है, देखिए पांडुलिपि है, ताम्रपत्र है, सिक्के हैं, लेकिन कविता जो है ये पुरातात्विक स्रोत इतिहास का नहीं होता। आगे, जम्बू द्वीप से अभिप्राय है क्या? तो जम्बू द्वीप से अभिप्राय है कि विशाल नदियों का द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 14, संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची ये सब शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे देखें प्रश्न नंबर 15, कौन विधायिका का हिस्सा नहीं है? तो विधायिका का हिस्सा कौन नहीं है? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी जो है ये विधायिका का हिस्सा नहीं है,
लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सभी विधायिका के हिस्से होते हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 कहता है संघ सरकार के कोई दो कार्य लिखित, यानी फेडरल गवर्नमेंट के कोई दो काम लिखने हैं। तो पहला है देश की रक्षा करना, दूसरा है विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालन करना। ठीक है, तो दोनों ही किसके, संघ सरकार के काम होते हैं, संघ सरकार के काम होते हैं ये। ठीक है, कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना, उनको चलाना और देश की रक्षा करना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 आगे आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर सेकंड का भी। राज्य सरकार के कोई दो कार्य बताने में, तो राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये दोनों काम जो होती है ये राज्य सरकार के होते हैं, कि एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को चालू रखना, दूसरा कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, चलिए अब तीसरा प्रश्न सामुदायिक भागीदारी सहभागिता के महत्व का विश्लेषण करना है, कि सामुदायिक सहभागिता का जो महत्व है वो क्या है। तो इससे लोगों में सहयोग और एकता बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सामुदायिक सहभागिता की बात करते हैं तो इससे लोगों के अंदर सहयोग और एकता बढ़ती है। दूसरा, समाज के विकास और समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। ठीक है, तो सामुदायिक सहभागिता से न केवल एकता और सहयोग बढ़ता है, बल्कि समाज के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायता मिलती है। ठीक, आगे कहता है महासागरीय आपदाएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो देखिए महासागरीय आपदाएं जो होती है, जिसमें सुनामी आता है, सुनामी ये महासागरीय आपदा है ना। तो सुनामी हो गया या कोई चक्रवात हो गया, ये जितनी भी है महासागरीय आपदाएं होती है। तो ये किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए इससे जान और माल का काफी नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है, काफी सामान का जो है खराब हो जाता है इसमें, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भारी नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि ये महासागरीय आपदाएं भारत के समुद्र तट से टकरा के चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर तट पे रहने वाले जितने भी लोगों को नुकसान पहुंचता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 किन्हीं दो अक्षांशीय रेखाओं का वर्णन कीजिए। तो पहली है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और दूसरी है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दो अक्षांशीय रेखाएं हमारी, एक भूमध्य रेखा और एक कर्क रेखा। चलिए आगे है प्रश्न नंबर बी मानचित्र के किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन करें। तो मानचित्र के दो प्रकार कौन से हैं। तो देखिए जैसे भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र में नदी, पहाड़, मैदान ये सब आते हैं, और राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य और सीमाएं जो है ये सब आती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है इतिहास के अध्ययन में समय रेखा का महत्व क्या है। तो देखिए समय रेखा है मतलब टाइम लाइन जो है घटनाओं को उनके घटते होने के क्रम में दर्शाती है। इससे हमें समझने में आसानी होती है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। इतिहास की घटनाओं को सही क्रम में जानने और विभिन्न घटनाओं की तुलना करने में ये बहुत उपयोगी होती है। ठीक, चलिए आगे है प्रश्न नंबर बी छठे का इतिहास अध्ययन में किन्हीं तीन स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए कोई ऐसे तीन स्रोत जो इतिहास अध्ययन में सहायक होते हैं। पहला है पांडुलिपि, ठीक है, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के तत्कालीन शासकों और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं, और शिलालेख पत्थर पर लिखे अभिलेख जिनकी ऐतिहासिक घटनाओं में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे है हमारा 7th है परिवार के महत्व की व्याख्या कीजिए और आधुनिक समय से एक परिवार के घटने का कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। परिवार में हमें प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और सुख दुख में साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार के घटने के कारण रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन, छोटे परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति, आधुनिक जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और सीमित आवास और आर्थिक कारण। ठीक है, ये सब जो है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का बी। तो कहता है तो ठीक है, तो 7 का बी जो है कहते समुदाय महत्व की व्याख्या की जो वर्तमान समाज में समुदाय की भूमिका कैसे बदल रही है। तो इसका उत्तर देखेंगे समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो एक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। समुदाय सामाजिक एकता और सहयोग की भावना विकसित करता है। वर्तमान समय में एक परिवर्तन क्या है, तकनीकी और इंटरनेट से एक नए समुदाय बन गए हैं, लोगों की भागीदारी ऑनलाइन हो गई है, सामाजिक कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी जो है बढ़ गई है। तो इस तरीके से समुदाय का जो है महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो बच्चों, कहता है कि 5 महासागरों को सूचीबद्ध कीजिए और इनके पर्यावरण का महत्व बताना है कि पर्यावरण में इनका क्या महत्व है। तो देखिए 5 समुद्र की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो अगर हम इनके पर्यावरण महत्व को जाने तो देखिए पर्यावरण महत्व में क्या है, पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखते हैं,
ठीक है, वर्षा चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समुद्री जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन में योगदान देते हैं, व्यापार और परिवहन का एक प्रमुख माध्यम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में दिया गया है, कहता है कि नहीं 5 महाद्वीपों को सूचीबद्ध कीजिए और किसी एक महाद्वीप की भौगोलिक विशेषता संसाधनों का महत्व बताइए। तो जैसे हमारे पास 5 महाद्वीप के एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें एशिया की विशेषताएं क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, हिमालय पर्वतमाला स्थित है, अनेक बड़ी नदियां बहती हैं, कृषि, खनिज और संसाधनों से समृद्ध है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो ये एशिया महाद्वीप की विशेषता हो गई बच्चों। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 में कहता है, प्रश्न नंबर 9 में कहता है कि भारत के नामकरण की यात्रा का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नामकरण की, तो भारत का प्राचीन नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा, प्राचीन ग्रंथों में इसे भारतवर्ष कहा गया, सिंधु नदी के आधार पर विदेशियों ने इसे इंडिया, हिंद और इंडिया का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत और इंडिया दोनों हमारे देश के ही आधिकारिक नाम है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, जिसमें ये आपको कुछ चित्र दिया गया है, तो इन्हीं के आधार पर हमें प्रश्न पूछे गए हैं, केस स्टडी वाले। तो जैसे लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन की स्कूल की किस दिशा में है, तो रेलवे स्टेशन जो है देखिए किस दिशा में है, ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये किस दिशा में हो गया? साउथ में हो गया, रेलवे स्टेशन जो है साउथ में है। अस्पताल से बैंक किस दिशा में है? ये ईस्ट यानी पूर्व दिशा में है। नक्शे में दिशाओं की पहचान की जा सकती है, यस। नक्शे मानचित्र पर दिशा संकेत दिखाकर मानचित्र की पहचान की जा सकती है, ऊपर। ठीक है, ये हमें अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, तो सीधे इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो कहता है हिमयुग क्या है? हिमयुग वह समय जब पृथ्वी का एक बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था। आखिरी हिमयुग कब आया? 1 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व। ठीक, चलिए हिमयुग के अंत होने के 2 प्रभाव, बर्फ पिघलने, समुद्र का जलस्तर बढ़ गया, नदियों में जल प्रवाह और जलवायु दोनों गर्म होने लगी। अब यहाँ भी हमारे एक जो है पैराग्राफ है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में हमें दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। कहते हैं समुदाय क्या है? आपस में जुड़े लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट, समुदाय कैसे बनता है? जब लोग किसी एक क्षेत्र में साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं तो समान कार्य में भाग लेते हैं, तब समुदाय बनता है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या कहता है? आगे कहता है जनजातीय समुदाय की विशेषता बतानी है। तो जनजातीय समुदाय में क्या है? जैसे प्रकृति के निकट जीवन जीते हैं, सामूहिक सहयोग और प्रकृति संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 13 बच्चों, ये भी हमारा केस स्टडी का है, तो हम सीधे इसके प्रश्नों को देखते हैं। कहता प्रश्न नंबर 13 में गैर आर्थिक गतिविधि क्या है? वे गतिविधि जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है, उन्हें गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं। गैर आर्थिक गतिविधि का एक उदाहरण क्या है? गुरुद्वारे में लंगर सेवा। गैर आर्थिक गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, समाज में सहयोग और सेवा की भावना बढ़ती है, लोगों को संतोष, समानता और सामाजिक एकता का अनुभव कराती है। ठीक है, तो ये हमारे गैर आर्थिक गतिविधियां इसलिए महत्वपूर्ण होती है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मानचित्र दिया है भारत का, तो हम सीधे इसके प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है कलिंग, कलिंग कहाँ पर है? वर्तमान उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य हमारा कौन सा है? ये वाला जो राज्य है हमारा, ये वाला राज्य, ये जो राज्य ये है उड़ीसा। और यहाँ पर कलिंग, ठीक है, कलिंग जो है यहाँ पर एक राजा की रियासत, राजा का राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये वर्तमान में कौन से राज्य में? उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है हमसे सौराष्ट्र, वर्तमान गुजरात, कठियावाड़ क्षेत्र। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र की, तो ये वाला जो है हिस्सा है ये सारा, ये सौराष्ट्र का ही है। ठीक है, ये है सौराष्ट्र मतलब गुजरात। चलिए चलिए आगे है, आगे प्रश्न, ये हमारे वर्ल्ड का मैप दे रखा है, पॉलिटिकल मैप। तो हमें बताना है कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर किन्हीं 3 देशों को दर्शाइए। जैसे अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महासागर है। तो देखिए अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, ये जो है ये इस तरीके से जाता है, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो
अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अफ्रीका कहाँ पर है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है सारा, तो ये हमारा है अफ्रीका। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये वाला जो देश है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चों। अब तो ये हमारा हो गया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महासागर, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए भारत के वर्तमान किस राज्य में कलिंग प्रदेश अवस्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य। भारत के किस वर्तमान राज्य में सौराष्ट्र प्रदेश अवस्थित है, तो गुजरात में। क्षेत्रफल की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका। और इसके बाद विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब कौन सा महाद्वीप सालों भर बर्फ से ढका रहता है, तो ये अंटार्कटिका। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने आप बच्चों के लिए निकाले हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले इन पेपर्स को अच्छे से कर सके, ठीक है। और अगर कोई समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।